अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हल्कावार। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। मैं शुमाइला चौधरी। नाज़रीन, सर्द मौसम और बेयकीनी के ढलते सायों में आजकल सरे शाम आबाद होने वाली महफिलों, दफ्तरी साथियों की खुशगपियों और ख़ानदान की होने वाली दावतों में गुफ्तगू और बहस का मौजू एक ही है, इलेक्शन 2024। कयास आराइयों के घोड़े सर पर दौड़ाए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन सही है और कौन गलत। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार क़यादत के चुनाव का ये कारवां सही मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा या इस बार भी हम यूसुफ़े बेकारवां ही रहेंगे? बिल्कुल आयशा, एक और दिलचस्प और बड़े मुकाबले से अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हल्का है NA 9 मालाकंड, जो गुज़श्ता इंतखाबात में NA 8 था। यहाँ से जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर और हारने वाले थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। NA 9 मालाकंड की हुदूद में शामिल है मालाकंड डिस्ट्रिक्ट। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की आबादी 8,26,250 है। 2018 में यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स 3,86,448 थे, जिनमें मर्द वोटर्स 2,18,057 और खवातीन वोटर्स 1,68,391 थी। NA 9 मालाकंड के मसाइल की बात करें तो सरे फहरिस्त ट्रैफिक का दरहम बरहम निज़ाम, तजावजात, खस्ता हाल पुल, खेल के मैदान की कमी, टूटी फूटी गलियां, तबाह हाल तालीमी निज़ाम और गैस की अदम दस्तयाबी अहम है। आगे बढ़ते हैं। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से PTI के जुनेद अकबर 81,788 वोट लेकर कामयाब हुए थे। उनके मद्दे मुकाबिल थे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो 44,091 और MMA के गुल नसीब ने 32,059 वोट लिए। टर्नआउट 49% रहा। 2013 में ये हल्का NA 35 मालाकंड था और यहाँ से PTI के जुनेद अकबर 51,312 वोट लेकर कामयाब हुए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज मोहम्मद सईद ने 22,329 और पीपल्स पार्टी के लाल मोहम्मद खान ने 19,081 वोट हासिल किए थे। टर्नआउट 46% रहा था। हल्के से 2008, 1993 और 1990 में भी पीपल्स पार्टी अकेली और इत्तेहाद की सूरत जीतती आई है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून और JUI फे ने भी इंतखाब जीता। मालाकंड और करीबी इजला के हालिया और गुज़श्ता इंतखाबी अहवाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सहाफ़ी और तहकीककार माजिद निज़ामी साहब। माजिद साहब, बताइएगा 2018 में बिलावल के मालाकंड से इलेक्शन लड़ने की वजह क्या थी और इस बार वो यहाँ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? बिलावल भुट्टो जरदारी हर इलेक्शन में अपने रवायती हलकों से हटकर किसी नए हलके में जाना पसंद करते हैं और इससे वो ये भी तासुर देना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक कौमी सियासी जमात है। हमने देखा उन्होंने लियारी से इलेक्शन लड़ा, मालाकंड से इलेक्शन लड़ा, अब वो लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सो वो इस तरह के सियासी तजुर्बात करते रहते हैं और मालाकंड से इलेक्शन लड़ने की एक ख़ास वजह ये थी कि यहाँ से लाल मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी के MNA थे और पीपल्स पार्टी ने जब सर्वेस करवाए तो उन्हें ये महसूस हुआ कि इस हलके में एक पोटेंशियल मौजूद है, इसलिए यहाँ से चेयरमैन को इलेक्शन लड़वाना चाहिए। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ की एक लहर चल रही थी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी बड़े मजबूत सियासी बुर्ज जो हैं वो उलट गए और उसी का शिकार बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुए। निज़ामी साहब, पीपल्स पार्टी माजी में KP की एक मौसर सियासी कुव्वत रही है। मालाकंड से भी कई बार जीती, लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों से सूबे में PP का वोट बैंक सुकड़ता जा रहा है। वजह क्या है? पीपल्स पार्टी ने अमूमी तौर पर अंदरूनी सिंध और शहरी सिंध के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी। इसके बरक्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से उनकी तवज्जो बतदरीज कम हो गई और इसी दौरानिए के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उरूज पाया और वो इन 2 सूबों के अंदर मकबूलियत की लहर पर सवार हो गए, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के लिए मजीद स्पेस कम हो गई, जिसमें जाहिरी बात है पीपल्स पार्टी की तंजीमी गलतियां भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की तवज्जो उतनी नहीं रही। 2008 से 2013 की हुकूमत के बाद से पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर कम तवज्जो देना शुरू की। बहरहाल जिसका रिजल्ट यही निकला कि वहाँ से सीट्स में कमी होती गई और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौमी सतह पर और सूबाई सतह पर दोनों में पीपल्स पार्टी के पास कोई आइडियल रिजल्ट्स नहीं आते
इसलिए पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी को सख्त मेहनत करना होगी, जो कि आइंदा आने वाले 25 से 30 दिन में मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि वो बेहतर रिजल्ट्स सामने ला सकें। माजिद साहब, तहरीक इंसाफ मालाकंड से गुज़श्ता 2 इंतखाबात जीत चुकी है। मखसूस हालात के पस मंज़र में आज आप PTI के लिए क्या इम्कानात देख रहे हैं? ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खासी मुश्किलात का शिकार है। उन्हें कई तरह के मुकदमात का सामना है, उनके लीडर जेल के अंदर हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ का एक मौसर वोट बैंक मौजूद है। मालाकंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसकी 2 वजूहत थी, एक तो नजरियाती वोट इमरान खान के साथ था, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तरक्याती फंड्स के हवाले से बड़ा बेहतर प्लान करके काम किया। और इस वक्त के जो जलसे जुलूस हैं, जो अवामी जोशो खरोश है, उसको देख के लगता है कि एक दफ़ा फिर मालाकंड के अंदर तहरीक इंसाफ काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगी। ये कहना तो दुरुस्त नहीं होगा कि वो सीट मुकम्मल तौर पर जीत जाएंगे या बिल्कुल उनके लिए एक नॉर्मल फतह होगी। उन्हें खासी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन वो नंबर 1 या नंबर 2 पर ज़रूर आएंगे। निज़ामी साहब, मालाकंड में जमीयत उलमा इस्लाम भी बड़ी और मौसर सियासी कुव्वत है, इस पर क्या इम्कान नज़र आ रहे हैं? जमीयत उलमा इस्लाम को बाकी जमातों की तरह तहरीक इंसाफ के ही खतरे का सामना है, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि जमीयत उलमा इस्लाम को मुश्किलात का सामना होगा। इस हल्के की बात करें तो यहाँ पर भी 3 वे फाइट होती है, 4 वे फाइट होती है, एक से ज़ायद उम्मीदवार होते हैं जिनके बहुत अच्छे वोट होते हैं। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ पर चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनके वोट तो मुनासिब होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन शायद वो जीत ना पाए। माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, NA-9 मालाकंड का अहवाल आपने जाना, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नए हल्के की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। दिलचस्प और कांटेदार इंतखाबी मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का दूसरा हल्का है NA-135 उकाड़ा, जो 2018 में NA-141 उकाड़ा 1 था और यहाँ से कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के नदीम अब्बास रुबैरा। इलेक्शन 2024 के लिए NA-135 की हुदूद में रेनाला खुर्द 1 और 2, चौचक, चक GD5, गोगेरा, सतगरा, कोहला लशारी, चक नंबर GD24 शामिल हैं। बड़ी बरादरियों में मायर, मिनहास, आवान, भट्टी, राजपूत, शेख, ख्वाजगान, कुरैशी, आराई और चौधरी अहम हैं। NA-135 की कुल आबादी 8,49,059 है। 2018 के मुताबिक यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,56,480 थी। इलाके के अहम मसाइल में सीवरेज, टूटी फूटी सड़कें और गलियाँ, अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान भी शामिल हैं। हल्के के कुछ मसाइल के बारे में वहाँ के वोटर्स के भी तासुरात जानते हैं। हाँ, अगर बात की जाए हल्के के मसाइल के हवाले से तो हल्के में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब बात की जाए अगर शहर के हवाले से तो शहरी इलाके में सड़कों की जो टूट फूट है, ये आप इस बात पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी नुमाइंदों ने इस हवाले से कितना संजीदगी से लिया है आवाम को। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, देहातों में भी यही हाल है, सीवरेज का बुरा हाल हुआ पड़ा है। इसलिए हम तवक्को करते हैं कि आने वाले इंतखाबात में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो इन मसाइल के हल के लिए आवाम की खिदमत करेगी। माशाल्लाह इलेक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा हमें एक नया लॉलीपॉप दे के ना हमसे जान छुड़ा ली जाती है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। ना हमारे बिजली के मसले हल हो रहे हैं, ना हमारे रोड के मसले हल हो रहे हैं, ना हमारे गैस के मसले हल हो रहे हैं। इसी तरह जो है ना, वो जो भी साहबान आता है अपना वोट लेता है और घर जाके बैठ जाता है। हम उसी तरह आज तक वैसे ही जी रहे हैं और आगे भी हमें ऐसे ही लग रहा है कि हम ऐसे ही जिएंगे इस मुल्क में। हमारे गांव में पानी की मुश्किलात का शदीद सामना है और दूर दराज इलाकों से पानी लेकर आते हैं और इस पर किसी भी MNA MPA ने खुसूसी तवज्जो नहीं दी। लिहाजा इस पर हमारे गांव पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और पानी की मुश्किलात का हल किया जाए। हमारे इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो सुई गैस का है। यहाँ पे कस्बात है सदगरा और दिगर एरिया, वहाँ पे जो सुई गैस है वहाँ पे कोई उसकी लोड शेडिंग नहीं होती, कोई बंदिश नहीं होती। लेकिन शहर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सुई गैस का है। ये दिन में तकरीबन कोई 3 बार 2-2, 3-3, 5-5 घंटे जो है इसकी लोड शेडिंग की जाती है और जिससे शहरियों और को बहुत ज़्यादा इसकी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है।
जी, मसाइल के हवाले से बात की जाए तो शहर तो इस टाइम मसाइल का गढ़ बना हुआ है। आप छोटी छोटी बातों को भी लें तो आपको समझ में नहीं आएगा किसको हल करना है, किसको छोड़ना है, किसको हल करना है। आप सेहत के हवाले से ही बात कर लें, यहाँ पे THQ तो इन्होंने बना दिया है और इसमें अभी तक कोई जो है वो परफेक्ट किस्म के डॉक्टर्स या जो है ऑर्गेनाइज्ड किस्म का सिस्टम है वो नहीं है। लोगों को हेल्थ के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और आप ये देख लें कि भी छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको रेफ़र कर देते हैं, जी आप लाहौर ले जाएं, आप इनको उगाड़ा ले जाएं। ये मामलात भी हैं और ट्रैफिक के हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। नो उम्र जो ड्राइवर हैं उनको आप देख लें, बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ लिए फिर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो रही हैं। तो मसाइल का गढ़ है, हम लोगों ने सब ने मिल के ही इसको मैनेज करना है। कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम इसको मैनेज कर लें और अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि भी इसके मुतल्लिक़ जो है ज़रा ख़ुसूसी तौर पे देखा जाए, इसके मुतल्लिक़ ज़रा ख़ुसूसी तौर पे सोचा जाए। हमारा शहर बहुत खूबसूरत और पुरअमन है, मगर इसको थोड़ा सा मसाइल का जो है ना गढ़ बना दिया गया। इसको थोड़ी सी इस पर अगर नज़र मारी जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। हमारे शहर में ना बेरोज़गारी बहुत हो चुकी है। हमारे शहर में कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हमारे नौजवान जॉब वगैरह करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। हमारी यही गुजारिश है कि हमारे शहर में कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए जिसमें हमारे नौजवान काम करें, उन्हें शहर से बाहर ना जाना पड़े। नौजवान शहर से बाहर जाकर काम करते हैं मगर उतनी उजरत नहीं मिलती, उतने किराया वगैरह खाना पीना उसमें लग जाता है। लिहाजा हमारे नौजवान इस बात से बहुत परेशान हैं। हमारे इलाके का ये मसला हल किया जाए, हमारी तो ये इस्तदा है। आवाम की राय अपने जानी। 2018 में NA 135 ओकाड़ा से कामयाब उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के नदीम अब्बास रुबैरा ने 92,944 वोट लिए थे। PTI के समसाम शाह बुखारी को 60,337, जबकि आज़ाद उम्मीदवार खलीलुर रहमान को 57,926 वोट मिले थे। हल्के से वोटिंग टर्नआउट 60% रहा। ओकाड़ा से समसाम बुखारी 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए और वफाकी वजीर बने। 2013 में NA 145 से तीसरे नंबर पर रहे। 2018 में PTI के टिकट पर NA 141 से इलेक्शन लड़ा और हार गए। फिर ज़िमनी इंतखाब में चीचा वतनी से MPA बने, लेकिन 9 मई के बाद PTI छोड़कर IPP का हिस्सा बन चुके हैं। 2013 के इलेक्शन में यहां से मुस्लिम लीग नून के नदीम अब्बास रुबैरा 90,652 वोट लेकर जीते थे। राय मोहम्मद असलम खर्ल को मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर 39,328 और जमात इस्लामी के लियाकत अली को 14,922 वोट पड़े। टर्नआउट 63% रहा था। इलेक्शन 2024 के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जिन 5 सीटों पर एडजस्टमेंट का फैसला हुआ है, उन 5 सीटों में उकाड़ा का ये हल्का भी शामिल है। क्या मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 2 बार के MNA नदीम अब्बास रुबैरा अपनी सीट छोड़ने पर तैयार हो जाएंगे? NA 135 से नदीम अब्बास रुबैरा समसाम बुखारी के अलावा PTI के मलिक अकरम भट्टी, पीपल्स पार्टी के राव अब्दुर्रहमान और जमात इस्लामी के हम्माद हसन मुकाबले में हैं। हल्के में ताज़ा तरीन इंतखाबी सियासत का क्या रुझान है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद, बताइएगा NA 135 में कौन कौन किस जमात का उम्मीदवार है? अगर इस इलाके की हिस्ट्री की बात की जाए तो 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद समसाम अली शाह बुखारी जो हैं वो यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। उसके बाद 2018 में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद आशिक हुसैन करमानी यहाँ से जो है वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हुई थी और नदीम अब्बास रुबैरा तकरीबन 92,000 के करीब वोट लेकर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से पीर सैयद समसाम अली शाह बुखारी जो है वो दूसरे नंबर पर आए थे। अब 2024 का इलेक्शन आ गया है और सैयद समसाम अली शाह बुखारी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़कर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं और जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नदीम अब्बास रुबैरा को ही 2024 के इलेक्शन में जो है वो मुतवक्के उम्मीदवार समझा
आता है, जबकि तरीक़े इंसाफ की जानिब से 2018 में आज़ाद इलेक्शन लड़ने वाले मलक मोहम्मद अकरम भट्टी को जो है वो 2024 के इलेक्शन में जो है वो मुतवक्किल उम्मीदवार समझा जाता है। अगर बात की जाए सैयद शमशाम अली शाह बुखारी की, तो सैयद शमशाम अली शाह बुखारी पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ से मुनहरिफ होकर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान में जाने की वजह से वो अपनी पहले वाली साख जो है वो खो बैठे हैं, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान का वोट यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आता। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के दरमियान भी ही जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो तो मुतवक्किल है। अगर सीट एडजस्टमेंट होती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार नदीम अब्बास रबेरा को इलेक्शन नहीं लड़ने देती और इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से सैयद शमशाम अली शाह बुखारी इलेक्शन लड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ जो है वो यहाँ से सीट निकालने में जो है वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान और तरीक़े इंसाफ के दरमियान अगर मुकाबले की बात की जाए तो तरीक़े इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक वोट निकालने में यहाँ पर कामयाब होगी। अगर जो है मुकाबला किया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तरीक़े इंसाफ के दरमियान भी ही जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा। इस हल्के में से तकरीबन 18 के करीब उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और बड़े बड़े नाम जो है वो यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवा कर 2024 के इलेक्शन के लिए जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं। उम्मीदवारान जो है वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। मलक मोहम्मद अकरम भट्टी और नदीम अब्बास रबेरा भी जो हैं वो यहाँ से अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं, कॉर्नर मीटिंग का आगाज़ किए हुए हैं। सैयद शमशाम अली शाह बुखारी जो हैं वो अभी तक हल्के में नज़र नहीं आ रहे और उनका जो है वो तरीक़े इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से ही जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर कांटेदार मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ से कांटेदार मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तरीक़े इंसाफ के दरमियान ही होगा। अच्छा सजाद, ये भी बताइएगा कि इलेक्टेबल्स के इस हल्के में बदलते सियासी रुझान के पस मंजर में इस बार वोट सियासी नजरियात पर कास्ट होगा या ज़ात, बरादरी और ग्रोही सियासत की बुनियाद पर? पंजाब में ओवरऑल अगर बात की जाए तो बरादरीज़म पर जो है वो वोट कास्ट होते हैं। गुज़श्ता कई सालों से आप देख लें कि बरादरीज़म और दड़ाबंदी पर जो है वो वोट कास्ट होते हैं। देहातों की बात की जाए तो वहाँ पर नंबरदार, चौधरी और दीगर ऐसे लोग होते हैं जिनके कहने पर जो है वो वोट कास्ट होता है, क्योंकि जब नेशनल इलेक्शन होता है तो नेशनल असम्बली के इलेक्शन में जो है वो डोर टू डोर तो कैंडिडेट कोई भी नहीं जाता, वो जाते हैं तो ग्रोहों के पास, दड़ों के पास जाते हैं जिनका वोट कास्ट होता है। बरादरीज़म की अगर इस हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा राई बरादरी जो है वो मौजूद है और राई बरादरी के उम्मीदवार चौधरी जवेद अलाउद्दीन जो है वो मुसलसल यहाँ से 4 बार रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और 5वीं बार वो दोबारा से यहाँ से जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही मिलता है कि वो राई बरादरी से तल्लक रखते हैं और हमारे इस हल्का में राई बरादरी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर भट्टी बरादरी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद राजपूत बरादरी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद मलक बरादरी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो बरादरीज़म पर वोट कास्ट होते हैं। और जब हमारी इस हवाले से वोटरों से बात हुई तो यूथ का इस हवाले से कहना है कि इस बार जो है वो हम बरादरीज़म पर वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे इलाके के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। अगर हम बरादरीज़म पर वोट कास्ट करते हैं तो हमारी बरादरी का आदमी जो है वो हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं करता, क्योंकि इलाके के मसाइल ज़्यादा होने की वजह से लोगों का इस हवाले से कहना है कि इस बार जो है वो हम देखभाल कर अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे ताकि वो यहाँ से मुंतखब होकर जो है वो हमारे हकूक़ की आवाज़ जो है वो कामे बाला तक बुलंद कर सके और हमारे इलाके के मसाइल जो हैं वो कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सज्जाद आपका। नाज़रीन, ओकाड़ा के हल्के N135 के इंतखाबी सियासत का अहवाल आपने जाना, जिसके तनाजुर में हम एक राय ज़रूर कायम कर सकते हैं, मगर नतीजे के लिए हमें इंतज़ार करना होगा इलेक्शन डे का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले हल्के की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, लिए चलेंगे आपको NA52 रावलपिंडी 1, जो 2018 के इलेक्शन में NA58 था और यहाँ से कामयाब हुए थे कौमी असेंबली के स्पीकर, साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ। NA52 रावलपिंडी 1 नई हल्का बंदियों के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी गुज्जर खान, काजाम म्यूनसिपल कमेटी दौलतवाला, जातली, मंदिरा, सागरी, सखू और डेरा मुस्लिम शामिल हैं। बड़ी बरादरियों और आबादियों में अब्बासी, गखड़, चौधरी, राजा, भट्टी, मुगल, मिर्ज़ा, आराई, कियानी, मलिक और आवान अहम हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक NA52 की मजमूई आबादी 8,97,744 नफूस पर मुश्तमिल है। 2018 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 6,29,388 थी।
जिनमें मर्द वोटर्स 3,27,735 और खवातीन वोटर्स 3,01,653 थी। NA-52 रावलपिंडी 1 के मसाइल में सरे फहरिस्त सेहत का निज़ाम, अस्पतालों में अमले की कमी और खस्ता हाल इमारतें, बगैर असातिज़ा के सरकारी स्कूल, ट्रांसपोर्ट, सुई गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, किसानों को खाद का ना मिलना, सफाई का निज़ाम और टूटी फूटी सड़कें अहम हैं। साबिक वजीर आजम के हल्के NA-52 में बगैर अमले के अस्पताल और स्कूल काफ़ी पसमानदा लग रहा है। क्या वाकई ही ऐसा है? ये जान लेते हैं हल्के के आवाम से कि NA-52 के अवामी मसाइल पर वो क्या कहते हैं। देखें, जो खिता है पुठवार है, बेसिकली ये सारा ही रिमोट एरिया है। यहाँ पे इंडस्ट्री की बहुत कमी है और यहाँ पे जो रोज़गार के वसाइल हैं वो बहुत कम हैं, महदूद हैं। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो बैरून मुल्क सेटल हैं। अब हमारा जो यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट बाहर के रेमिटेंट से ही होती है और कुछ लोग हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं। और बाकी जहाँ तक गुजर खान का तल्लुक़ है, गुजर खान शहीदों और ज़मीनों की शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। यहाँ पे बड़े बड़े नाम पैदा हुए, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं। तो बहरहाल जिस तरह के ये लोग पाकिस्तान की पोस्टों पे रहे हैं उस हिसाब से गुजर खान में तरक्की ना होने के बराबर है। गुजर खान को एक मॉडल सिटी होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी तहसील है, लेकिन हम आज भी सड़क और नाली से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमें यहाँ पे निज़ाम तालीम को बेहतर करना चाहिए, हमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ यहाँ पे देनी चाहिए, हमें रोज़गार के मौके यहाँ पे पैदा करना चाहिए। और हमारे लोग जो बाहर जाके मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पे रोज़गार खुद पैदा करने चाहिए। हमें एम्प्लॉयर बनना चाहिए, ना कि हमें एम्प्लॉय बनना चाहिए। तो मंशूर तो खैर सियासी जमातों का अपना होता है, बाकी जो नुमाइंदे होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं और अपनी जो क़यादत है उसके सामने रखते हैं और अपने जो मसाइल हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं और वहाँ से जो फंड्स हैं वो रिलीज़ करा के अपने इलाके की तरक्की और अपने लोगों की तरक्की और आने वाली नस्लों को देखते हैं सामने और उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं। राजा परवेज़ अशरफ भाई पहली तो बात है, वो खुद बंदा ठीक है, लेकिन उन्होंने जो आगे बंदे नुमाइंदे चूज़ किए हैं वो बंदे नहीं ठीक। इस वजह से मैंने उनकी पहला कॉन्सेप्ट ही यही है, इसी वजह से उनको लोग वोट नहीं देते। बाकी राजा बंदा बहुत अच्छा है, उनको वोट देने का हक रखते हैं वो, लेकिन बाकी ओवरऑल ज़्यादातर यहाँ पे यंग जनरेशन जितनी है वो PTI को सपोर्ट कर रही है। PTI को भाई इसलिए सपोर्ट करते हैं ना, एक तो इमरान खान लीडर है हमारा और वाकई उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है और दूसरा उन्हें यंग जनरेशन में शऊर पैदा किया है और बाकी कौम के लिहाज में भी वो बेहतर है सबके लिए। मैं तो इस हवाले से ये कहना ये चाहूँगा, अगर तो इलेक्शन का इनकाद होता है तो आवाम की दिली हमदर्दियाँ और जज्बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उनको यहाँ पर एक अच्छी अक्सरियत चाहने वाली भी है जो उनको सपोर्ट भी करती है और वोट भी देगी इंशाल्लाह। और इसके अगेंस्ट जो हमारे साबका वज़ीर आज़म है जिनका ये हल्का है, उनकी भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और वो भी अपना एक वोट बैंक रखते हैं, बरादरीज़म का भी वोट रखते हैं और ज़ाती शख्सियत के हवाले से भी काफ़ी आवाम में मकबूल है। तो ये है कि काफ़ी एक टफ़ कंडीशन होगी। राजा परवेज़ अशरफ को इसने बहुत काम किया है, गुजर खान को समझ के नए जगह पे लेके आए हैं, तो ये इसने रोड बनवाई है, सारा कुछ किया है, गरीबों के ट्यूबवेल के खिलाए हैं, सारा कुछ किया है इसने। असल में हमारे यहाँ पे जो गुजर खान में है ना, वो ज़्यादातर जो है ना राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है, एक तो हमारे तरक्याती काम वगैरह सही करते हैं और हर किस्म के मतलब मसाइल जो हैं वो हल करते हैं। इसलिए जो है ना हम तकरीबन ज़्यादातर यहाँ पे गुजर खान में जो है ना वो राजा परवेज़ अशरफ को ही वोट दें। हम आने वाले वक्त को इंशाल्लाह राजा परवेज़ अशरफ को सपोर्ट करेंगे, क्यों उसने गुजर खान में तरक्याती काम करवाए हैं और वो हमारा एक नुमाइंदा है और गुजर खान में उसने काफ़ी सारे काम करवाए हैं, ऐसे काम करवाए हैं उसने जो कोई भी नहीं करवा सकता। जो हमारा बेस्ट MNA है वो राजा परवेज़ अशरफ है। बात ये है कि ये जो इलेक्शन होते हैं ना, इसमें आपको कैंडिडेट
समझदार चुनना चाहिए, जो अपने इलाके का काम कराना चाहिए उसको वोट देनी चाहिए। जो नए आदमी आ जाते हैं उन्होंने किधर काम कराने, क्या वो महंगाई को तोड़ सकेंगे? नहीं तोड़ सकेंगे। जो पुराना आदमी बैठता है, असम्बली में बैठता है, कौमी असम्बली में जाता है, उसको पता लगता है कि महंगाई क्या है, बाज़ार, अपने बाज़ार का क्या हालात है, अपने मुल्क का क्या हालात है। ये जो नए नए लोग आते हैं ये तो नहीं करते, ये तो राजा परवेज़ अशरफ ही करेगा, इससे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। जो मजबूती है, जो आप तहसील गुजर खान की देखभाल करेगा वो राजा परवेज़ अशरफ ही करेगा। ये जो आते हैं ना PTI नून वाले, ये वक्ती होते हैं, ये अपना काम पूरा करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, फिर भाग जाते हैं। ये राजा परवेज़ अशरफ हर गांव में बिजली, गैस, रोडें, हर चीज़ की इसकी दे रहा है। मसाइल आपने जाने, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुज़श्ता इंतखाबात की। 2018 में यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ 1,25,480 वोट लेकर कामयाब हुए थे। उनके करीब तरीन हरीफ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद अजीम, जिन्हें 97,084 वोट मिले। PMLN के राजा मोहम्मद जावेद इखलास को 72,764 वोट पड़े। हल्के में वोटिंग टर्नआउट 54% रहा। 2013 में हल्के से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद इखलास 1,21,296 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा परवेज़ अशरफ को 67,241 वोट मिले थे। तहरीक इंसाफ के फरद फ़हीम भट्टी को तकरीबन 40,000 वोट पड़े। 2013 में टर्नआउट 54% रहा। इलेक्शन 2024 के लिए यहाँ से पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ और मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद इखलास दोनों ही उम्मीदवार हैं। मजीद यहाँ से और कौन कौन खड़ा हुआ है और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ से कौन होगा, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले जानेंगे रावलपिंडी की मजमूई सूरत हाल। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार शराजी साहब। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि रावलपिंडी में वोट डालने की बुनियाद अमूमन क्या होती है? सियासी रुझान और नज़रियात या बाअसर ख़ानदान का असर रसूख और बरादरीज़म? देखें, अगरचे पाकिस्तान में बड़े मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं एक तरह से वोट डालने के लिए। रह गई जो नज़रियात की बात आपने की है, तो नज़रियात तो मेरे ख़्याल में अब किस्सा पारीना हो गए हैं। वो जमातें भी कि जो किसी ज़माने में नज़रियात के ऊपर इलेक्शन लड़ा करती थी, अब वो भी इस तरह की बात नहीं करती। और रह गया रावलपिंडी का मामला, तो रावलपिंडी के अंदर आपको पता है कि कुछ तो इलेक्टेबल्स हैं, जैसे शेख रशीद साहब अगर देखा जाए, या फिर ये है कि किसी ज़माने में ये शहर कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे उसकी अच्छी खासी रूट्स थी, लेकिन हमने देखा है कि ओवर द ईयर्स बिलखसूस जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर के बाद से वहाँ पे पीपल्स पार्टी की वो स्ट्रेंथ नहीं रही और कुछ इलेक्टेबल्स आए या फिर नून लीग ने वहाँ पे इस गैप को फिल किया। अब तो हम कह सकते हैं कि लोग ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितना तगड़ा है, और फिर ये है कि इलाके में जो तरक्याती काम है वो कौन करा रहा है। तो मेरे ख़्याल में अगर शेख रशीद साहब भी हों कि जिनको इलेक्टेबल तस्वर किया जाता है, लेकिन अगर इलाके के अंदर वो भी तरक्याती काम नहीं करवाते तो उनके लिए भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब तो इस बुनियाद पे ज़्यादा वोट दिए जाते हैं कि कौन है जो इलाके में जो मसाइल हैं उनको हल करने के वाले से अपना इनपुट देता है, ये बुनियादी वजह है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कई दफ़ा कुछ इलेक्टेबल्स आ जाते हैं जिसमें इमरान खान साहब भी यहाँ से इलेक्शन जीते हैं, किसी ज़माने में इस तरह के और भी बड़े बड़े कदावर शख्सियात थी कि जो यहाँ से इलेक्शन जीतते रहे हैं। बट प्राइमरीली जो क्राइटेरिया है, क्योंकि ये शहरी इलाका है, यहाँ पे बरादरियाँ कम हैं और इस बुनियाद पे ज़्यादा वोट दिए जाते हैं कि तरक्याती कामों को कौन फोकस कर रहा है। शराजी साहब, इंतखाबी तारीख का जायज़ा लें तो रावलपिंडी सियासी बहाव में बहने वाला शहर नज़र आता है। पहले पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून और 2018 में तहरीक इंसाफ। 2024 के इलेक्शन में रावलपिंडी का क्या मंजरनामा होगा? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने पहले बात की कि किसी ज़माने में रावलपिंडी को पीपल्स पार्टी का गढ़ तस्वर किया जाता था और उसके बाद हमने देखा है कि यकसर एक बदलाव हुआ और मुस्लिम लीग नून यहाँ से तमाम नशिस्तें जीता करती थी। इवन के उनके एक अदना सा कारकुन शकील अवान, जिसको टिकट दिया गया था, वो भी MNA का इलेक्शन लड़ के तो कौमी असम्बली में पहुँचे हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि जब 2018 का इलेक्शन आया उसमें तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे एक बड़े वाज़े यहाँ से जीत हासिल की।
अब मुझे लगता है कि अगरचे सूरत हाल बदली हुई है लेकिन इस कदर भी नहीं बदली हुई। अभी भी हमने लगता है कि यहाँ पे एक डिवाइडेड सा मैंडेट जाएगा। हो सकता है कि कुछ यहाँ से सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले पाए, लेकिन हमें 2013 की सूरत हाल उससे पहले की सूरत हाल देखने को नहीं मिलेगी। इस वक्त भी शहर के अंदर तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं उसका वजूद हमें नज़र आ रहा है, लोग उसके साथ खड़े हैं और कहीं आइसोलेशन में कुछ पॉकेट्स के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना एक ज़ोर लगा रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार कोई एक सियासी जमात यहाँ से ऐसा नहीं है कि पूरे डिवीज़न में क्लीन स्वीप करेगी, बल्कि एक डिवाइडेड मैंडेट होगा जिसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून हमें हम पल्ला नज़र आ रही हैं और मुझे थोड़ा सा जो पलड़ा तहरीक इंसाफ का वो भारी नज़र आ रहा है। अच्छा इफ्तिखार शिराजी साहब, राजा परवेज़ अशरफ, शेख रशीद और हनीफ अब्बासी रावलपिंडी की सियासत के 3 बड़े नाम हैं। राजा परवेज़ अशरफ और हनीफ अब्बासी का मुस्तकबिल तो उनकी सियासी जमातों से वाबस्ता है, लेकिन इलेक्शन 2024 के बाद शेख रशीद का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, शेख साहब ने जिस तरह एक तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल के शुरू के दिनों में तो कहीं वो साथ नज़र आए हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में है वहाँ पे। तो ज़ाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि शायद उनके लिए इलेक्शन को जीतना इतना आसान ना होगा कि जितना हमने 2018 में देखा कि जब तहरीक इंसाफ की सपोर्ट उनके साथ थी और अगरचे हनीफ अब्बासी साहब को एक तरह से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन बहरहाल क्योंकि मुस्लिम लीग नून में तसव्वुर ये किया जाता है कि नवाज शरीफ के नाम पे लोग वोट कास्ट करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब क्योंकि एक विक्टिम कार्ड वो प्ले कर रहे हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बने बाद में वो साबित नहीं हुए, तो सियासी तौर पे लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। फिर कुछ ऐसे तरक्याती काम बिलखसूस जो मेट्रो मनसूबा है, जो कुछ और इस तरह के काम उन्होंने अपने इलाके में कराए हैं कि उनकी एक अच्छी खासी वहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिलती ही है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब, आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशामुल हक। उनसे भी जानते हैं कि हल्के की ताज़ा सूरत हाल क्या है। एहतशाम, बताइएगा, NA 52 राजा परवेज़ अशरफ यहाँ से 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, पिंडी का वाहिद हल्का जहाँ पीपल्स पार्टी का अच्छा वोट बैंक है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के हल्के NA 52 जो कि रावलपिंडी की डिवीज़न में आता है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की एक अच्छा वोट बैंक है। यहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ साहब को अच्छे लोग जो है वो उसे पसंद करते हैं और यहाँ पर क्योंकि बिरादरी सिस्टम है, राजा बिरादरी जो है यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से राजा परवेज़ अशरफ साहब को एक अच्छी खासी जो है उसकी वोट बैंक है। और दीगर जो पार्टीज़ हैं उनके भी हैं, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ साथ नून लीग के भी यहाँ पर वोट बैंक है। लेकिन अगर बिरादरी सिस्टम पे जाएं तो राजा परवेज़ अशरफ साहब के एक अच्छा खासा वोट बैंक है और इसकी वजह यह है कि क्योंकि वो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और यहाँ से 2 दफ़ा जो है वो मुंतखब हुए हैं MNA के लिए, और साथ साथ क्योंकि वो एक अच्छे सीट पर रहे हैं, अच्छे जो है वो फ़राइज़ उसने सर अंजाम दिए हैं और जो पॉलिसीज़ है वो यहाँ पर लेके आए हैं। मुख्तलिफ जो है उसने काम किया है। अगर रोड के हवाले से बात करें, रोड उन्होंने बनाए हैं और मुख्तलिफ जो शुबे हैं उसमें उन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है उनको पसंद करते हैं। दीगर जो बिरादरी है वो लोग भी, कुछ ऐसे बिरादरी भी हैं जो राजा नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो राजा जो अशरफ साहब है, परवेज़ अशरफ साहब, उनको पसंद करते हैं और उनके काम से जो है वो काफ़ी मुतासिर हैं। एहतशाम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का 1-on-1 मुकाबला देख रहे हैं या PTI कोई गैर मामूली नतीजा दे सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले मैंने बताया कि यहाँ पर बिरादरी सिस्टम है, यहाँ पर राजा बिरादरी जो है वो ज़्यादातर जो है वो PPP यानी जो परवेज़ अशरफ साहब है, राजा परवेज़ अशरफ साहब उनके साथ खड़ी है और उनको पसंद करते हैं। उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो काम किए, जिस तरह के वो एक अच्छे सीट पे फाइज रहे और मौजूदा जो कौमी स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली स्पीकर वो भी हैं, तो जिसकी वजह से मामूली जो है वो ट्रेंड है, लोग उसको पसंद करते हैं और उसकी शख्सियत से लोग जो है वो काफ़ी मुतासिर हैं, इस वजह से पसंद करते हैं। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा अगर माहौल की बात करें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर PTI के जो लोग हैं वो भी खामोश वोट है, वो भी ज़्यादा है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आने वाले जो गुजरे वक्त हैं उसमें कुछ ऐसी हुई, जिस तरह के जो PPP और नून लीग का इत्तेहाद था, इसकी वजह से क्योंकि महंगाई हुई और इसकी वजह से कुछ मसाइल जो है मज़ीद आए, इसकी वजह से लोग जो है वो थोड़े से उससे नाखुश हैं। इसकी वजह से
कहा जा सकता है कि थोड़ा सा टर्न आउट मुख्तलिफ आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या जो उसके जो वोट होल्डर्स हैं वो भी ऐसे हैं कि रूपोश हैं, खामोश हैं, क्योंकि ये कि जो वोटर्स जो हैं वो खामोश रहते हैं तो उसका ये होता है कि ख़तरा होता है और किसी को पता नहीं चलता कि वो पोलिंग डे के हवाले से ही उसी दिन ही पता चलेगा कि उस दिन किस तरह टर्न आउट जो है वो निकलता है। अच्छा एहतशाम, एक साबिक वज़ीर आज़म का भी हल्का है और सेहत और तालीम की पसमानदगी की जो सूरत हाल है वो एक सवालिया निशान है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, हर हल्के के अपने मसाइल होते हैं। तो गुज्जर खान के भी कुछ मसाइल जो है वो शुरू से आते रहे हैं। अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें तो एजुकेशन का बड़ा मसला यहाँ पर है, और साथ साथ सेहत के हवाले से अगर बात करें तो सेहत का भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि शुरू से आता जा रहा है। कुछ जो है वो पॉलिसी के तहत यहाँ पे काम किए गए लेकिन वो नाकाम रहे, और इसे कहा जाता है कि ये जो पिछली गवर्नमेंट या तकरीबन जो एक दहाई से या उससे ज़्यादा जो गवर्नमेंट रही है उसकी नाकामियों का सवाल जो है उस पर कड़ा सवाल किया जाता है। जिस तरह कि यहाँ पर लोग जो हैं वो बेरोज़गार भी हैं। तो जो सेहत के हवाले से बात करें तो यहाँ के लोगों से जब हमने जाना तो उनकी राय जो है उसके मुताबिक ये कि यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं तो थोड़ा सा सीरियस होता है या थोड़ा सा मसाइल जो उनके होते हैं तो वो सीधा जो है यहाँ से जो रावलपिंडी या इस्लामाबाद जो है उस मरीज़ को रेफ़र किया जाता है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। और साथ साथ जो एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें, जो एजुकेशन के जो लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं तो उनको वो ज़्यादातर लोग रावलपिंडी, लाहौर या फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पर अपनी तालीम जो है वो पूरी करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का जो है वो अहतमाम नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ से परेशान हैं। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक आपका। नाज़रीन, NA-52 रावलपिंडी 1 का तफसीली अहवाल आपने जाना। देखना ये है कि 8 फरवरी को हल्के के वोटर्स क्या फ़ैसला करते हैं। इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी नए कांटेदार मुकाबलों की तफसील के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।